वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रवि रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिजिक्स का अध्यायवार रिवीजन चल रहा है, जिसमें आज हम गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित प्रश्नों का चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है वराहमिहिर, ऑप्शन सी है बुधगुप्त, ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। तो आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन ए सही है, आर्यभट्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। आर्यभट्ट दोस्तों, आइए, हमारे भारत के ही रहने वाले थे, बिहार से थे आर्यभट्ट। दूसरा प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी जॉन एडम्स। किसने दिया था? दो का सी, आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। उनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन था, ये हम लोग जानते हैं। इसी से संबंधित दोस्तों एक और प्रश्न है, उसको भी हम देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। या फिर आपसे प्रश्न कर सकता है जो मैंने पूछा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था, है ना। इसमें फॉर्मूला जो होता है सार्वभौमिक नियम वाला में, F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ हमारा F क्या है? बल को डिनोट करता है, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान डिनोट करता है, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान डिनोट करता है, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी और g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, इतनी बात समझ में आता होगा आपको। तीसरा प्रश्न है हमारा कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है ए शून्य, बी अपरिवर्तित, सी परिवर्तनशील, डी सभी गलत हैं। इसमें 3 का कौन सा ऑप्शन सही है? 3 नंबर का बी ऑप्शन सही है, अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है, ये इसका बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है दोस्तों, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन बता दें कि आदर्श परिस्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए हम लोग करते हैं, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं वो हवा की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वायु का प्रतिरोध नहीं है, हवा नहीं है। मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग? किसी वस्तु को ऊपर से गिरने उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। आदर्श परिस्थिति मैंने बता दिया कि वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हुए हम ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे वायु नहीं है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। तब ये स्थिति पैदा होती है कि जब हम किसी वस्तु को गिराएंगे तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको बात। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व नहीं होता है वहां पे। बी ऑप्शन है वायुमंडल में सयांता बल बहुत तीव्र होता है, सी ऑप्शन है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, और डी ऑप्शन है हमारा वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 4 का ए ऑप्शन सही है, गुरुत्व नहीं होता है। क्या होता है उसमें? गुरुत्व नहीं होता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। कारण क्या है कि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्री को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। आइए अगला प्रश्न, 5वें प्रश्न है हमारा कि किसी पिंड का भार होता है। ऑप्शन ए है दिया है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो 5वां प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5वां प्रश्न का जो ऑप्शन सही है हमारा वो बी ऑप्शन सही है, ध्रुवों पर
सर्वाधिक होता है। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने का कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा का न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी कम गति से गतिमान होगा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, ऑप्शन डी अधिक गति से गतिमान होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 का सी ऑप्शन सही है। अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति से गतिमान होने लगेगा। इसके पीछे क्या है, आइए मैं बता देता हूं आपको। इसके पीछे का जो रीजन है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सिर्फ अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष में क्या है, हमारा गुरुत्वाकर्षण कम है तो वो पृथ्वी की ओर खींच ही नहीं पाएगा। गुरुत्वाकर्षण जब कम है तो नहीं खींच पाएगा, क्या होगा, वो जो हमारा जो अंतरिक्ष यान है उसी के साथ वो घूमने लगेगा, उसी की गति से वो गति करने लगेगा। यही इसके पीछे लॉजिक है, यही इसके पीछे फंडा है। आइए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम डील कर दें आपको कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि इसका कारण यह है दोस्तों कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यही कारण है कि पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर रही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 हमारा। प्रश्न नंबर 7 है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगना होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता, अब जितना है उसका आधा हो जाता, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें दोस्तों? 7 का सी ऑप्शन सही है। अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। 7 का कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा सही है। अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं हम कि क्या है ये चीज। इसका जो दोस्तों फार्मूला होता है आपको हम लिख देते हैं यहीं पे। 7 नंबर प्रश्न का फार्मूला लिख रहे हैं हम। F1 बराबर जो होता है कैपिटल G, ऊपर में लिखेंगे हम MS ME हम आपको बता देते हैं क्या है, आप समझ जाएंगे, और R²। ये MS है सन का मास और E है अर्थ का मास। R हमारा दोनों के बीच का दूरी डिनोट कर रहा है। M क्या है? सूर्य का द्रव्यमान है। ME क्या है? अर्थ का द्रव्यमान है। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और R क्या है हमारा? वो दोनों के बीच की दूरी को डिनोट कर रहा है। R हमारा क्या डिनोट कर रहा है? दूरी डिनोट कर रहा है। तो F1 को हम ये मान लिए और कहता है कि जब दूरी दुगना कर दिया जाए तो दूरी दुगना जब कर देंगे तो सब कुछ यही कंटेंट रहेगा हमारा, सिर्फ दूरी को 2r² कर देंगे, 2r कर देंगे, 2r² कर देंगे। यहाँ G रहने देंगे, यहाँ MS रहेगा, यहाँ ME रहेगा, ये F2 रहेगा और इसमें मान हम बैठा देंगे तो ये हमारा 1 दे देगा। ये अगर 2 है तो इसका 4 हो जाएगा। तो ये हम ऐसे भी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला पर सिर्फ बैठा देना है भाग को कि एक बार 1 मान करके चलिए R दूरी जो है, और एक बार 2 मान कर चलिए, चूंकि दुगना का रहा है, और दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 आपका दे देगा। हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। आइए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है हमारा। 8वां प्रश्न है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक साथ समय गिरेगी, ऑप्शन बी एक पहले गिरेगा एक बाद में गिरेगा, ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा, ऑप्शन डी कुछ अंतराल में गिरेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 8 का? 8 का सी ऑप्शन सही है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा। ऑप्शन सी इसका सही है। आइए इसके पीछे जो रीजन है वो आपको बता दें कि हवा की अनुपस्थिति में, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये हवा को हम लोग गौण कर देते हैं, निर्वात वहाँ पे कर देते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारा गुरुत्वाकर्षण नहीं काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो हवा को नगण्य स्थिति में मान करके ये सारा प्रश्न है। जहाँ भी इस टाइप का प्रश्न है आप हवा को नगण्य मान लेंगे।
कि हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार की गेंदे को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। बात को बता दें कि हवा की अनुपस्थिति और हवा की उपस्थिति दोनों में अंतर है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा दोस्तों कि हवा की उपस्थिति में क्वेश्चन दे देगा और आप तो पढ़ करके गए हैं कि बस भारी है तो पहले गिर जाएगा, नहीं, हवा की उपस्थिति कहेगा तो जो भारी है वो अपना पहले काम करेगा, हवा की अनुपस्थिति में कहेगा तो जो हल्का हो या भारी हो उसको वजन से कोई मतलब नहीं है, दोनों एक साथ आएगा। तो आपको बारीकी समझना चाहिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर्स जो है वो जानता है कि विद्यार्थी कहाँ पे फंसेगा हमारा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, मानव शरीर का भार होता है नंबर ए ध्रुव पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिकतम। तो कौन सा ऑप्शन सही है 9 का? 9 का ऑप्शन ए सही है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इससे पहले भी एक प्रश्न को हम चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार आपको हम इस प्रश्न का चर्चा कर देते हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दे दें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? एक स्थिर है। वस्तु का भार पृथ्वी पर दोस्तों बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदल सकता है, इसको आप अपने जेहन में रख लीजिए। सारा खेल वस्तु के भार पे है। तो वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। जबकि भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होता है। ध्यान दीजिएगा, भार की बात करें कि भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी पर अपने अक्ष का घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, इसी के कारण जो है उसके भार में परिवर्तन होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन द्रव्यमान जो है एक समान होगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। तो आइए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, भारहीनता होती है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, बी गुरुत्वाकर्षण का घटता है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 का कौन सा ऑप्शन सही है? 10 का ए ऑप्शन सही है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। मतलब कि आप भार कम महसूस करेंगे जब गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा। जैसे कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लीजिए कि भारहीनता कब होगा? जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तब अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, भारहीन महसूस करते हैं। जैसे लिफ्ट वाला क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि जब आप लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपका वजन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? आप भारी महसूस करेंगे कि हल्का महसूस करेंगे? तो आप कंफ्यूज होंगे, क्या करें यार, भारी क्यों हल्का? तो नहीं, भारहीनता महसूस करते हैं गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। मतलब गुरुत्वाकर्षण कैसे हमारा कम होगा? जैसे ही हम पृथ्वी से दूरी बनाते हैं, यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? कम होता जाएगा। एक ऐसा स्थिति आएगा जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगी। जैसे कि इसमें देता है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई भी चीज फेंके तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन पृथ्वी में एक गुण पाया जाता है कि कोई भी चीज हम ऊपर चलाते हैं तो वो पृथ्वी वापस खींच लेती है। लेकिन उसी को अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर फेंक दें तो वो चीज वापस नहीं आएगी, वो कहाँ चला जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। यही इसके पीछे रीजन है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जब हो जाएगी तो हम अपने आप को क्या करेंगे? भारहीनता महसूस करेंगे, अपना भार घटा हुआ महसूस करेंगे। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है हमारा फिजिक्स का। जैसे जोश से हम पढ़ा रहे हैं वैसे जोश से आप पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वर्ष सफल हो जाएंगे और 2021 आपके सफलता का एक मिसाल होगा। आइए 11वां प्रश्न हमारा शुभ अंक के साथ शुरू करें। 11वां को, निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है? रेडियम है एक तरफ ए में, बी में पेंसिलिन है, सी में एक्सरे है, डी में चेचक है। एक तरफ 1 नंबर पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, 2 नंबर पर मैडम क्यूरी है, 3 नंबर पर एडवर्ड जेनर है, 4 नंबर पर डब्ल्यू के रॉन्टजन है। कूट में आपका जो है ये कूट दिया हुआ कूट दिखाई दे रहा है आपको, आप उस कूट को पढ़ें और सही उत्तर देने का प्रयास करें, फिर मैं बताता हूं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। इसका ऑप्शन ए सही है, 11 का ऑप्शन ए सही है। ए का 2 यानी रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। बी का 1 है, पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? डब्ल्यू के रॉन्टजन ने किया था। चेचक का खोज किसने किया था? तो 3 नंबर है एडवर्ड जेनर ने। आइए अगला प्रश्न 12वें प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, पेंडुलम घड़ी
तीव्र गति से चल सकती है? ऑप्शन ए गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु में, बिहारी में गर्मी कह हमने जा, ग्रीष्म ऋतु में, बी में शीतकाल में, सी बसंत ऋतु में, डी वर्षा ऋतु में। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 12 का बी ऑप्शन सही है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? शीतकाल में। 12 का बी ऑप्शन सही है। 12 का बी ऑप्शन सही है। शीतकाल में पेंडुलम की गति तीव्र हो जाएगी, ये सही ऑप्शन है ना। आइए इसका कुछ हम आपको एक्सप्लेनेशन तुरंत से बता देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दें कि पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे धीरे और वह सुस्त हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न हम देख लेते हैं जल्दी से। 13वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाता तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है 13 का दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप बता दिए होंगे। ऑप्शन ए जो है हमारा सही है इसका 13 का, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा, है ना। अभी हमने आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण, जैसे ही हम गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाएंगे हम भारहीन महसूस करेंगे, हमारा भार कम हो जाएगा। यानी कि जब गुरुत्वाकर्षण ही खत्म ही हो जाएगा तो हम तो शून्य हो जाएंगे, हमारा भार ही नहीं कुछ रहेगा। और आपको पहले बताया कि सारा खेल भार का है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो सीधा सीधा हम अब देख रहे हैं कि ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। कुछ नहीं सोचना है, ऑप्शन ए में टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। ऑप्शन 14 है, अब हमारा 14वां प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव द्वारा, ऑप्शन बी रडार द्वारा, ऑप्शन सी सोनार द्वारा, ऑप्शन डी पल्सर द्वारा। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? 14 का ए ऑप्शन सही है, डॉपलर प्रभाव द्वारा। किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव द्वारा। आइए इस बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से भी की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से ट्रैकिंग संभव होती है। अगला प्रश्न, इसी से संबंधित एक प्रश्न आपको मैं और डील कर दूं कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल का प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किससे? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो आइए अगला प्रश्न 15वां प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, 15वां प्रश्न है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, ऑप्शन डी कोई अन्य बल। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही है? 15 का बी ऑप्शन सही है, केंद्राभिमुखी बल। आइए इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं हम। इसका जो डिटेल्स है वो है कि उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। आइए 16वां प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, क्या है कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो क्या होगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन ये है हमारा कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन सी समान वेग से ऊपर जा रहा हो, ऑप्शन डी समान वेग से नीचे आ रही हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बस पकड़ लिए होंगे, ऑप्शन ए इसका सही है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो बैठे हुए व्यक्ति अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। कब मालूम पड़ेगा भार अधिक? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। चलिए ऑप्शन ए इसका सही है। 17 नंबर देखते हैं, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दें कि इसका फॉर्मूला है तो है W बराबर m/g+a, है ना। उस पर आप बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लिफ्ट द्वारा
ऊपर की दिशा में जाने की प्रक्रिया ma और गुरुत्व के कारण लगने वाला बल mg। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, लोलक की कालावधि ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, इसका लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। पहले आप देख लिए हैं कि लंबाई बढ़ने से क्या होता है, कालावधि बढ़ जाता है, लंबाई घटने से कालावधि घट जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या कि पृथ्वी का पलायन वेग है कितना? आपको पहले ही बता दिया मैंने, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस वेग से अगर किसी वस्तु को अगर फेंका जाए तो वह वापस लौट करके नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? या पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग अब उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? 19 का डी ऑप्शन सही है। आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।